गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर या यूँ कहो एटॉमिक फिजिक्स कंप्लीट किए थे और उसमें हमने आपको बताया था कि जो थोड़ा केमिस्ट्री पार्ट है, जो केमिस्ट्री में आप पढ़े हो उसको आप खुद लिख लीजिएगा और उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को होगी तो पूछ लीजिएगा हमसे। अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। लास्ट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस का डेफिनेशन लिखना है, या न्यूक्लियस यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस क्या है तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि किसी एटम का वह सेंट्रल पार्ट जिसमें दो फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन है और जिसमें एटम का 99.9% मास कंसंट्रेट होता है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। यानी न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कोर ऑफ एटम इन विच टू फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स called nucleons are situated. It is a positively charged region and the 99.9% mass of atom is concentrated in nucleus. यानी ये एटम है किसी, तो ये न्यूक्लियस एटम का बिल्कुल बीचों बीच का पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है। यह पॉजिटिवली चार्ज रीजन है और इसमें दो फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज रीजन है और ये बहुत हाई डेंसिटी रीजन है। इस रीजन की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और पूरे एटम का जो मास है उसका 99% न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो सीधा इसको आप बोले कि किसी परमाणु का केंद्रीय भाग जो धनावेशित होता है, जिसमें दो मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जो उच्च घनत्व वाला रीजन है और जिसमें पूरे परमाणु का 99.9% मास सेचुरेट रहता है। यानी एक परमाणु का, एक एटम का जो मास है उसका 99.9% न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। अब इसमें कुछ छोटे छोटे हेडिंग्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़े हो, जैसे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कहते हैं किसे, इसको जेड से डिनोट करते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन दे सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस of an atom of an element is called atomic number. It is denoted by Z. यानी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बताता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं उन्हीं की संख्या को एटॉमिक नंबर, या इसको बहुत लोग चार्ज नंबर भी कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर से ये पता चल जाता है कि उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है
तो इसका मतलब हो गया कि सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन हैं। यदि आपसे कहा जाए कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसका मतलब कि कैल्शियम के एक एटम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन है, यानी एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन की संख्या पता चलती है। अगली हेडिंग लिख लें, मास नंबर। किसी एटम के न्यूक्लियस के भीतर कुल जितने न्यूक्लियॉन्स हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर कुल जो संख्या होती है न्यूक्लियस में, उसी को मास नंबर कहते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, is called mass number. It is denoted by कैपिटल A। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की मिलाकर जो संख्या होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंबाइन रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। यदि कहीं आपसे कहा जाए कि न्यूक्लियॉन की संख्या 20 है, तो न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन मिलाकर जितने होते हैं, उसी को उस एलिमेंट का मास नंबर कहते हैं, यानी न्यूक्लियॉनों की संख्या को मास नंबर कहते हैं। तो मास नंबर यानी कैपिटल E इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी मास नंबर से प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों कंबाइन रूप से पता चल जाती है। तो यदि किसी एलिमेंट का मास नंबर 40 है, इसका मतलब कि उस एलिमेंट के न्यूक्लियस में 40 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर है। ठीक, तो एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन की संख्या पता चलती है और मास नंबर से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की कंबाइन संख्या पता चलती है। तो यदि किसी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है पूछा जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, ये एटॉमिक नंबर से पता चलेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर कितने हैं, ये मास नंबर से पता चलेगा। और किसी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितने हैं निकालना है, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से कोई क्वेश्चन छोटा मोटा आए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग पूछे, कंबाइन रूप से पूछे, तो इन सब डेफिनेशंस फार्मूलाज के हेल्प से निकल जाएगा। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट के यहाँ जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर हमेशा यहाँ लिखते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो सोडियम ले लो, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो यहाँ लिखा जाएगा, मास नंबर 23 है तो यहाँ लिखा जाएगा। यदि मान लीजिए हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया या कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया और यहाँ पर लिखा है 20, यहाँ लिखा है 40, तो इसका मतलब हो गया कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40 है। अब एटॉमिक नंबर 20 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है, मास नंबर 40 है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर 40 है। तो केवल प्रोटॉन 20 है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर 40 है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन 20 हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 20 हो गया। तो इस तरह से किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि किसी एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर रिप्रेजेंट हो, तो आप कैसे समझेंगे कि इसमें कौन एटॉमिक नंबर है और कौन मास नंबर है, इसे भी बता दिया। और इस तरह लिखा हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हो, जो फार्मूलाज आपको बताए गए।
इसके बाद आप कुछ अपना वर्क कर लीजिएगा, जैसे आइसोटोप्स, ये आप सब पढ़े हो इसलिए इसको डिटेल नहीं करेंगे। आइसोटोप्स क्या है, इनका डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इनकी प्रॉपर्टीज आप नोट बना लेंगे। फिर आइसोबार्स, इनका भी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और प्रॉपर्टी। फिर आइसोटोन्स, उनका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी। तो आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, इन सभी का डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कम से कम 4 प्रॉपर्टी आप नोट में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया और थियोरेटिकल कैलकुलेशन भी करके देखा गया। तो एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली दोनों यह देखकर पाया गया कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस उसके मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप जानते हो कि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था वो एटम का मॉडल जानने के लिए भी किया गया था एक्सपेरिमेंट, और न्यूक्लियस की साइज जानने के लिए भी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। यानी गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट, ये एटॉमिक मॉडल जानने के लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया था और न्यूक्लियस की साइज जानने के लिए भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो एक्सपेरिमेंट से भी ये बात सामने आई और थियोरेटिकली कैलकुलेशन से भी ये बात सामने आई कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। यानी यह जो हम रिलेशन बता रहे हैं यह थियोरेटिकल कैलकुलेशन से भी पाया गया है और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से भी पाया गया है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस उसके मास नंबर के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी रेडियस को r से लिखिए और मास नंबर को a से, तो ये हो जाएगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1/3, या प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू लगाओगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट लगाया गया r0 इंटू a/3, जहां r0 को इंपीरिकल कांस्टेंट कहते हैं, इंपीरिकल कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर या 1.2 फर्मी, 1.2 फर्मी भी कह सकते हो या इसको मीटर में कह सकते हो। तो ये इंपीरिकल कांस्टेंट है R0। तो इस फार्मूले से किसी भी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस निकल जाएगी, बशर्ते उस जिस एलिमेंट के एटम का न्यूक्लियस की रेडियस निकालना चाहते हो उस एलिमेंट का मास नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कैल्शियम के न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है तो यहाँ कैल्शियम का मास नंबर रख दो, उसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा और इंपीरिकल कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए, तो कैल्शियम के एक एटम के न्यूक्लियस की रेडियस निकल जाएगी। तो इस तरह यह एक बेहतरीन फार्मूला है, इसके हेल्प से किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस की रेडियस निकल जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, हम किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो आप डेंसिटी कैसे निकालोगे? मान लीजिए कि यह एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो जनरली न्यूक्लियस का शेप हम स्फेरिकल ही लेते हैं। न्यूक्लियस ये जनरली स्फेरिकल लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसका शेप स्फेरिकल है और इसकी रेडियस r है।
अब हमें न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी न्यूक्लियस का मास चाहिए और न्यूक्लियस का वॉल्यूम चाहिए। चूंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसलिए यदि कहीं न्यूक्लियस के मास की बात आती है तो जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलाकर हैं उन सब का मास निकाल लीजिए, वही न्यूक्लियस का मास हो जाएगा। ठीक, तो कहीं भी चूंकि न्यूक्लियस की का निर्माण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही हुआ है, इसलिए कहीं भी यदि न्यूक्लियस के मास की जरूरत है तो प्रोटॉन का मास, जितने प्रोटॉन है टोटल मास निकाल लो, और जितने न्यूट्रॉन है टोटल मास निकाल लो और उनको ऐड कर दीजिए तो न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। इसलिए कहीं भी न्यूक्लियस के यदि मास की जरूरत पड़ती है तो देखिए उस न्यूक्लियस के भीतर कितने प्रोटॉन हैं कितने न्यूट्रॉन हैं, सबके मास को ऐड कर दीजिए, वही न्यूक्लियस का मास हो जाएगा। तो मान लीजिए यह न्यूक्लियस है एक एलिमेंट X का, जिसका मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर Z है। तो यहां पर हमने मान लिया लेट द मास ऑफ one nucleon of the एलिमेंट X। मान लिया कि एक एलिमेंट X है जिसके एक न्यूक्लियन, लेट द मास ऑफ वन न्यूक्लियन ऑफ एलिमेंट्स X इज M। मान लीजिए कि एक एलिमेंट है X जिसके भीतर जितने भी न्यूक्लियन है उसमें एक न्यूक्लियन का मास M है। तो चूंकि यह जो एलिमेंट हमने लिया है इसका मास नंबर A है, तो इससे साबित होता है कि इस एलिमेंट के न्यूक्लियस में कुल A न्यूक्लियंस है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज इक्वल टू A, यानी जो एलिमेंट हमने लिया है उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियन की संख्या A है और एक न्यूक्लियन का मास हमने n माना है, तो एक न्यूक्लियन का मास m है और कुल न्यूक्लियन की संख्या A है, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस इज इक्वल टू ma हो जाएगा। जैसे एक न्यूक्लियन का मास हमने n माना और कुल न्यूक्लियन की संख्या A है, तो सारे न्यूक्लियन का मास कितना होगा ma। और हमने बताया है कि चूंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियनों से ही बना है, इसलिए न्यूक्लियनों का मास ही न्यूक्लियस का मास है। तो यहां से हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू ma। तो न्यूक्लियस का मास निकल गया। अब न्यूक्लियस का वॉल्यूम निकालिए। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि हमने बताया कि न्यूक्लियस की साइज जनरली हम लोग स्फेरिकल मानते हैं। अब आप रेडियस का फार्मूला अभी पढ़े हो, r0 a टू द पावर 1/3, r क्यूब है, क्यूब रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी निकल गया और न्यूक्लियस का मास भी निकल गया। अब न्यूक्लियस की डेंसिटी निकल जाएगी। Therefore, the density of nucleus, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो न्यूक्लियस का मास आया है ma और वॉल्यूम आया है 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a से कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 4 पाई r0, ये डेंसिटी हो गई। अब आप क्या कीजिए, एक न्यूक्लियन का मास, न्यूक्लियन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं, दोनों का मास लगभग सेम होता है, बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। तो एक न्यूक्लियन के मास की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू रख दो, इंपीरिकल कांस्टेंट की वैल्यू रख दो, तो ये डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी शायद 2 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आती है। यहां पर एक बात देखने वाली है कि किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस की डेंसिटी एटॉमिक नंबर या मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती।
न्यूक्लियस की डेंसिटी का जो फार्मूला, जो वैल्यू हमने निकाली है, उस वैल्यू में ना तो कहीं एटॉमिक नंबर आया है ना मास नंबर आया है। इसका मतलब ये हो गया कि डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर और मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर पर डेंसिटी डिपेंड नहीं करती। इससे सीधी सीधी एक बात क्लियर होती है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में या हमारे अर्थ प्लैनेट पर जितने भी नॉन एलिमेंट है, सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। चाहे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की डेंसिटी पूछी जाए, चाहे कार्बन के पूछी जाए, चाहे पोलोनियम के पूछी जाए, चाहे नाइट्रोजन का पूछा जाए, चाहे ऑक्सीजन का पूछा जाए, चाहे आर्गन, क्रिप्टॉन, किसी के भी न्यूक्लियस की डेंसिटी पूछी जाए, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी सबकी सेम होती है, क्योंकि यहाँ से क्लियर है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी का एटॉमिक नंबर और मास नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए जितने भी एलिमेंट हैं हमारे अर्थ प्लैनेट पे नोन है या पीरियोडिक टेबल में जो दिखाए गए हैं, उनमें किसी भी एलिमेंट की डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी पूछी जाए तो इतना ही बता दीजिए, सबकी डेंसिटी सेम होती है। अगली हेडिंग लिखें, एटॉमिक मास यूनिट, या इसको शॉर्ट में एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास कहते हैं, और इसको शॉर्ट में एएमयू भी कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास, ज़्यादातर लोग एटॉमिक मास यूनिट को एटॉमिक मास ही कहते हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए कि एटॉमिक मास है क्या, हालांकि ये भी पढ़ चुके हो, तो आपको यहाँ पर बता दें कि एटॉमिक मास इज नॉट ए क्वांटिटी, एटॉमिक मास इज द यूनिट ऑफ मास। एटॉमिक मास की यूनिट है। जैसे मास की यूनिट किलोग्राम है, मास की यूनिट ग्राम है, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, पिकोग्राम, ये जितने भी अभी मैंने बोला है सब मास की यूनिट है। वैसे ही एटॉमिक मास भी मास की यूनिट है, ये क्वांटिटी नहीं है, मास की यूनिट है। जैसे किलोग्राम मास की यूनिट है, ग्राम मास की यूनिट है, क्योंकि मास को किलोग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, डेकाग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, क्विंटल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब मास की यूनिट है। वैसे ही एएमयू भी मास की यूनिट है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि जब हमारे पास मास की इतनी यूनिट है ही, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, तो फिर मास की नई यूनिट बनाने की, पढ़ने की जरूरत क्या है? तो यहां पर एक बात आपको हम बता दें कि बात सही है, इसका कोई बहुत थियोरेटिकल आधार नहीं है इस यूनिट को पढ़ने का या इस यूनिट को बनाने का, लेकिन व्यवहारिक मतलब है, व्यवहारिक कारण है। जैसे ऐसा पाया गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए एलिफेंट है, हम पूछे एलिफेंट का मास बताइए, तो आपने एलिफेंट का मास ग्राम में बता दिया। तो एलिफेंट का मास यदि ग्राम में या मिलीग्राम में बताते हो तो गलत तो नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अच्छा नहीं लगता कि एलिफेंट का मास हम ग्राम में बताएं। या एक मॉस्किटो है, मच्छर, हमने कहा एक मॉस्किटो या मच्छर का मास बताइए, तो आपने मच्छर के मास को कुंटल में बदल के बता दिया कि मच्छर का मास इतने कुंटल है। तो मच्छर का मास यदि कुंटल में बताया जाए और एलिफेंट का मास मिलीग्राम में बताया जाए तो थियोरेटिकली तो सही है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ऑड लगता है। तो ठीक इसी प्रकार जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे मेसॉन्स हो, चाहे ड्यूटेरॉन्स हो, चाहे अल्फा पार्टिकल हो, ये इतने छोटे पार्टिकल हैं कि इनका मास किलोग्राम में बताना व्यवहारिक नहीं लगता, किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं लगता। इसलिए इन फंडामेंटल पार्टिकल जो वेरी स्मॉलेस्ट माइक्रो पार्टिकल्स हैं, इनके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई यूनिट इजाद की गई, नई यूनिट बनाई गई, जिसको एटॉमिक मास यूनिट या एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट होती क्या है, जरा देख लीजिए। एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो क्या कीजिए,
कि कार्बन 12 की एक एटम का मास लीजिए। आप जानते हो कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। उसमें कार्बन 12 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर कार्बन 12 की बात की जाएगी। तो यदि एक mu की वैल्यू निकालनी है तो कार्बन 12 के एक एटम का मास निकालिए, यानी मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास निकालो और उसका 1/12 कर दो तो एक AMU हो जाएगी। यानी AMU का डेफिनेशन देना है तो AMU का डेफिनेशन दे सकते हैं। 1 AMU इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसका 1/12 कर दीजिए तो एक AMU के बराबर होता है। अब हम यदि 1 AMU की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले हमें कार्बन के एक एटम का मास निकालना पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, ये 1 AMU का डेफिनेट फार्मूला है 1 AMU का। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब 1 AMU की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले हमें कार्बन 12 के एक एटम का मास निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हो कार्बन 12 का एटॉमिक मास है 12। आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो, किसी का जितना एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक वेट होता है, उतने ग्राम में एटम की संख्या अवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, यानी यदि 12 ग्राम हम कार्बन ले लें तो उसमें एटम की संख्या अवोगाड्रो नंबर के बराबर होगी। या इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि किसी भी एटम का अवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम ले लीजिए। जैसे कार्बन है तो कार्बन का अवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम ले लो और उन सारे एटम को तौलिए तो उतने ही ग्राम आएगा जितना एटॉमिक वेट है। जैसे सोडियम है तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर सोडियम एटम ले लो और उनको तौलिए तो वो उतने ही ग्राम आएंगे जितना सोडियम का एटॉमिक वेट है। मतलब ये हुआ कि द मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 एटम ऑफ कार्बन 12 इज 12 ग्राम। यानी अवोगाड्रो नंबर के बराबर यदि हम कार्बन का एटम लेते हैं तो उनका मास 12 ग्राम होगा। तो इतने एटम का मास 12 ग्राम है तो एक एटम का मास कितना होगा? तो ये हो जाएगा 12/6.023 into 10 to the power 23। ये एक एटम का मास हो गया। यानी मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन इतना ग्राम होगा। इसको केजी में चेंज करना चाहिए तो 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6.023 into 10 to the power 23 इतना किलोग्राम हो गया कार्बन के एक एटम का मास। अब कार्बन के एक एटम का जो मास है उसका 1/12 कीजिए, 1 AMU आ जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो therefore 1 AMU is equal to 1/12 into मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास है 12 into 10 to the power -3 अपॉन 6.023 into 10 to the power 23। इनको आप सॉल्व करेंगे तो 1.66 या 1.67 into 10 to the power -27 kg आएगा। इसका मतलब कि यदि किसी बॉडी का किसी पार्टिकल का मास इतने केजी है तो इतने केजी मास को हम 1 AMU कह सकते हैं। तो कहीं यदि AMU लिखा हो, केजी में चेंज करना हो
तो भी आप कर सकते हो। कहीं कोई मास केजी में दिया है, एएमयू में चेंज करना है, तब भी कर सकते हो। तो इतने किलोग्राम को हम 1 एएमयू कहते हैं। ठीक, अगली हेडिंग, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये आप जानते हो कि मास कैन बी कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, यानी मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितने मास को हम पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेंगे तो कितनी एनर्जी पैदा होगी, इसको हम जिस इक्वेशन से निकालते हैं वो बड़ा फेमस इक्वेशन है, उसे आप भी जानते हो, E = mc²। इसी इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि कितने ग्राम या कितने किलोग्राम मास को पूरा डिस्ट्रॉय किया जाए तो कितनी एनर्जी पैदा होगी। तो कितने मास के इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी है या कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट कितना मास है, इससे निकल जाता है। यानी आपको मास दिया हो तो उसके करिस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी, इस फार्मूले से निकाल लीजिएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें मास दिया हो और उसके इक्विवेलेंट एनर्जी पूछी जाए तो इसी फार्मूले से निकलती है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी हम निकालना चाहते हैं। तो चूंकि अभी हम फार्मूला पढ़े हैं E = mc², अब मास हमें 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी निकालना चाहते हैं तो मास की जगह 1 AMU लेंगे। यदि मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि फाइंड द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 5 ग्राम, 2 किलो की इक्विवेलेंट एनर्जी बताइए, तो मास की जगह 2 किलोग्राम रख दीजिए। 5 ग्राम की इक्विवेलेंट एनर्जी पूछी जाए तो यहाँ 5 ग्राम रख दो। 10 कुंटल की इक्विवेलेंट एनर्जी पूछी जाए 10 कुंटल रख दीजिए। तो मास दिया हो तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी सीधा इस फार्मूले से निकल जाएगा। यहाँ पर हम 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी निकालना चाहते हैं तो मास की जगह हम रख दिए 1 AMU × c²। अब AMU को केजी में चेंज कीजिए, 1.67 × 10⁻⁻27, ये केजी में हो गया, इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 का स्क्वायर, और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये हो गया 1.67 × 10⁻⁻27 इंटू 9 × 10⁻16, और ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। या इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1.67 × 9 इंटू इतना जूल, इतना जूल, इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो 1 AMU के इक्विवेलेंट एनर्जी इतने जूल होती है। ठीक है, तो किसी भी मास के इक्विवेलेंट एनर्जी निकालना हो तो ऐसे ही निकाला जाता है। मान लो कह दिया जाए 10 ग्राम की इक्विवेलेंट एनर्जी बताइए, तो या मास की जगह 10 ग्राम रख दो। हाँ, लेकिन उस मास को हमेशा बदल लेना किसमें, केजी में, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट MKS यूनिट में है तो मास भी MKS यूनिट में होना चाहिए। इसलिए किसी भी मास की इक्विवेलेंट एनर्जी पूछी जाए तो मास यहाँ रखिए जरूर, लेकिन उस मास को केजी में बदल दीजिए और तब सॉल्व कीजिए तो आंसर जूल में आ जाएगा। अगली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या EV। सीधा सीधा डेफिनेशन है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एसिलेट कर दिया जाए तो वह जितनी एनर्जी गेन करेगा उसी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्वांटिटी नहीं है, ये यूनिट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। जैसे एनर्जी की यूनिट जूल है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, क्वांटिटी नहीं है। तो इसका डेफिनेशन दे सकते हो,
द एनर्जी gained by an electron when it oscillated through potential difference of 1 volt, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से oscillate कर दीजिए तो वह जितनी एनर्जी गेन करेगा उसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें एनर्जी जूल में दी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। यदि कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई हो और उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यदि जूल में दी हुई हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इतने से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर एक छोटा सा स्केल और जान लो, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यदि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो ये फार्मूला है। यदि आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना चाहते हैं तो 10⁻6 है ये, इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह इतना जूल रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो यदि कोई एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है उसे जूल में चेंज करना है तो इतने से मल्टीप्लाई करिए। यदि कोई एनर्जी जूल में दी हुई है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक, यदि एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है जूल में चेंज करना है तो इतने से मल्टीप्लाई करना है, और यदि एनर्जी जूल में दी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इतने से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, इसके बाद आप हेडिंग डाल लेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, और आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन पढ़े हो वही कॉपी में लिख लेना। उसके बाद हेडिंग डाल देना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं केमिस्ट्री में उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसको आप लिख दीजिएगा। तो इस तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लिख लीजिएगा। उसके बाद छोटी छोटी हेडिंग्स हैं। एक हेडिंग है पेयर प्रोडक्शन, जो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाते समय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के एग्जाम्पल में पेयर प्रोडक्शन दिया था, तो पेयर प्रोडक्शन लिख दीजिएगा। और फिर पेयर प्रोडक्शन का उल्टा पेयर इनहिलेशन है, उसको भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ छोटे छोटे थियोरेटिकल हेडिंग्स हैं, उनको आप लिख लेंगे। एक छोटी सी चीज़ और पढ़ लीजिएगा न्यूक्लियस में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस की डिमेरिट, ये 3 चीज में से पढ़ लीजिएगा। जैसे हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, बहुत पहले ये माना जाता था कि उस समय जब ये हाइपोथेसिस पढ़ाई जाती थी, जब ये हाइपोथेसिस अस्तित्व में थी, उस समय ये न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उस समय न्यूट्रॉन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। तब लोगों को यही पता चला था कि एटम 2 ही पार्टिकल से मिलकर बना है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस जमाने में ये माना जाता था कि एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये उस समय माना जाता था। और इसके मानने के पीछे 2 आधार था। जैसे हीलियम के न्यूक्लियस का मास
प्रोटॉन का 4 गुना था। हीलियम के न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन का 4 गुना था, लेकिन हीलियम पर चार्ज 2 ही इलेक्ट्रॉन के बराबर था। तो ये कंफ्यूजन इसीलिए लोगों को अंदर हुआ कि हीलियम का एक न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना यानी 4 प्रोटॉन है, लेकिन चार्ज +2 ही है। इसका मतलब कि 2 चार्ज कम है। इसका मतलब वही 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रख के उसके 2 चार्ज को कम कर दे रहे हैं। दूसरा आधार था कि रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल का निकलना। आप जानते हो कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनके न्यूक्लियस से 3 पार्टिकल हमेशा निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में या रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस से जो अल्फा, बीटा, गामा निकलते हैं उसमें बीटा हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स ही थी जो न्यूक्लियस से निकलती थी। तो रेडियो एक्टिविटी के प्रक्रिया में न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल का निकलना भी ये साबित करता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही रहते हैं, और इस तरह से उस समय एक अवधारणा बन गई कि हर एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी धारणा को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ये हाइपोथेसिस फेल कैसे हुई? इस हाइपोथेसिस के फेलियोरिटी के पीछे कारण क्या था? बाद में जब थोड़ा साइंस में और डेवलपमेंट हुआ, न्यूट्रॉन का भी इन्वेंशन हो गया, तो बाद में पहला चीज ये पाया गया कि यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम से 2000 गुना ज्यादा है, जबकि यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। लेकिन पाया क्या गया कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस से 2000 गुना ज्यादा है। इससे साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं हो सकता। दूसरा, यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर नहीं आ सकती। तीसरी चीज, यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो इसके पास एनर्जी कम से कम 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जबकि देखा गया कि न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल की या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगभग 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि न्यूक्लियस में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो इतनी हाई एनर्जी कभी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इनर्शिया कम है, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता, जबकि न्यूक्लियस में रहने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, जो संभव ही नहीं है। इससे भी साबित हो गया कि न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। यदि न्यूक्लियस के भीतर इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर बीटा प्लस का अस्तित्व कहां से आ गया, कहां आएगा? तो बीटा प्लस का अस्तित्व साबित करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से ये कई आधार थे जिन्होंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस को फेल कर दिया, और ये कॉन्सेप्ट ही फेल कर गया। उसके बाद फिर जब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हो गया, इन्वेंशन हो गया, तब बाद में आया प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हर एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते हैं। ये हाइपोथेसिस अभी तक चल रही है, ये सफल है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के पीछे आधार क्या था, ये फेल किस आधार पर हुआ, ये सारी चीज़, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, इसका नोट आप बढ़िया से बना लीजिएगा। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें यदि न्यूक्लियस में दिखती हैं तो जनरली वो थियोरेटिकल है, उनको आप पढ़ लीजिएगा। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, और इसके साथ आपका मॉडर्न फिजिक्स भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।